नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदया ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th के इतिहास विषय के टर्म 2 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषय वस्तु। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है टर्म 2 का जो है वो अभी तक मॉडल सेट जारी नहीं किया है, तो मैं चैप्टर वाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है वो बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये टर्म 2 का एग्ज़ाम जो होगा उसका पैटर्न क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होना है, इसमें आपको आंसर लिखना होगा। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव था, तो आपके लिए वो पेपर बहुत ईजी था। आप जो है वो थोड़ा बहुत भी पढ़ के जो है वो क्लियर करके OMR सीट जो है वो भर के आगे होंगे। लेकिन ये आपका थ्योरी है, सब्जेक्टिव है दोस्तों, तो इसको लिखना होगा, इसलिए इसका गहन अध्ययन करना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। आप यदि बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो है वो रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि आपका रिज़ल्ट ख़राब हो। इसीलिए प्रत्येक चैप्टर से जो है मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लाने का प्रयास करूँगा। यदि पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको फिर रीड कर देता हूँ कि आपका जो है वो 5 क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का रहेगा, जिसका आंसर आपको एक लाइन में देना होगा, एक वाक्य में देना होगा, यानी कि 10 नंबर वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का रहेगा, मतलब 15 नंबर यहाँ पर मिलेगा, जिसका आंसर आपको जो है वो लगभग 40 से 50 शब्दों में देना है। उसके बाद आपका 3 क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर का रहेगा, अर्थात 15 नंबर यहाँ पर रहेगा, जिसका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 100 शब्दों में देना है। इस प्रकार से देखिए कि 15 नंबर आपका यहाँ और 15 नंबर आपका 3 नंबर वाला में और 10 नंबर ऊपर वाला 2 नंबर वाला में, टोटल 40 नंबर का पैटर्न बनता है। फिर से एक बार देखिए, समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपका कितना होगा, 5, यानी कि 5 × 2 = 10 नंबर यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी में आपका 3 नंबर वाला आएगा। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन कितना रहेगा, 5 रहेगा। 5 × 3 यानी कि 15 नंबर यहाँ पर हो गया। उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन कितना रहेगा, तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो 3 रहेगा, यानी कि 5 × 3 = 15 यहाँ पर हो गया। तो 15, 15, 30 और 10, 40 ये आपका रहेगा पैटर्न। अब यहाँ देखना है कि 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए आपको जवाब एक लाइन में देना होगा, एक वाक्य में देना होगा। 3 नंबर वाला के लिए आपको कितना जवाब देना होगा, 40 शब्द में, 40 से 50 शब्द, 40 शब्द कहे तो 8 लाइन, 8 से 10 लाइन में आप जवाब देते हैं तो बहुत अच्छा आपका आंसर माना जाएगा। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है उसको 100 शब्द में यानी कहे तो 20 लाइन, यानी कि लगभग 1 पेज आपको लिखना होगा। 1 पेज आप यदि लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलने की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो चलिए इसी दृष्टिकोण से हम जो है आगे बढ़ते हैं। यह इतिहास का जो आपका 7वां चैप्टर है, यूरोप की बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, उस चैप्टर से 3 और 5 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके मैं नोट्स के साथ लाने का प्रयास किया हूं, और मुझे उम्मीद है कि 5 नंबर वाला इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी वीडियो से आपका पूछा जाएगा। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से 5-5 नंबर वाले बनते हैं, वो 2 से 3 क्वेश्चन को उठा मैं डायरेक्ट ले आया हूँ। ठीक है, तो उसको आप लोग समझिए। इस पर एक वीडियो और बन चुका है जो पार्ट 1 आपका मिल जाएगा, आप जाकर जो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपका पार्ट 1 इस चैप्टर पर आपको बनाया कर दिया गया है, ये आपका पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। आपका क्वेश्चन कहता है कि पुनर्जागरण काल की विशेषताओं को लिखे, या पुनर्जागरण काल की विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन इस तरीके से भी रह सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है वो कितने नंबर का पूछ सकता है, 5 नंबर का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका VVI है। ठीक है, नहीं होता है तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, और जैसे जैसे मैं समझाते जाता हूँ आप इसको नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, कुछ तो आपका तैयारी जरूर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि पुनर्जागरण काल की विशेषताओं को लिखे। यहाँ पर हो सकता है वर्णन करे भी पूछ दे, तो भी आपको समझ जाना है। तो देखिए इस तरह का 5 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों। कभी भी इसका आंसर जो है वो 3 स्टेप में दिया जाता है। पहला आपका हो जाता है इंट्रो, ठीक है, यानी कि परिचय। दूसरा हो जाता है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट कहने का मतलब है कि जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसका जवाब दीजिए। और तीसरा आपका हो जाता है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। और ये 3 पार्ट में आप यदि आंसर देते हैं तो काफ़ी आसानी से जो है 1-1.5 पेज आपका लिखा जाएगा, और संतुष्टिजनक आपको जो है वो नंबर मिलेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में हमको लिखना क्या है, देखिए यहाँ मेन क्वेश्चन आपको पूछ रहा है पुनर्जागरण काल की विशेषता। तो हम पुनर्जागरण काल क्या है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं इंट्रो में।
निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो उसी को देखिए बताने का प्रयास किए हैं कि पुनर्जागरण दो शब्दों के मेल पुनः जोड़ जागरण से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फिर से जागृत होना, फिर से जागना, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले प्रगति को ही पुनर्जागरण शब्द से संबोधित किया गया है। यूरोप में 14वीं से 17वीं सदी के काल में जो विकास हुआ है, जो प्रगति हुआ है, उसे यूरोप का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, ये आपका इंट्रो हो गया। अब क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? पुनर्जागरण काल की विशेषता। तो आप यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि उपरोक्त संदर्भ में जहाँ तक पुनर्जागरण काल की विशेषताओं का प्रश्न है तो उसे निम्नांकित तथ्यों से देखा जा सकता है। अब इसमें आप देखिए नंबर 1, आप देख सकते हैं। नंबर 1 आपका कहता है कि इस पुनर्जागरण काल के दौरान कलात्मक विकास हुई, जिसमें मुख्य रूप से चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, मूर्तिकला एवं लेखन कला मुख्य है। देखिए पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोप में क्या होता है, 14वीं से 17वीं सदी के बीच क्या होता है? कलात्मक विकास हुआ। कलात्मक कहने का मतलब है कि कला के क्षेत्र में जो है अपार प्रगति होती है, जिसमें चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, मूर्ति कला, लेखन कला जो है वो प्रमुख है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा विशेषता क्या है कि पुनर्जागरण काल के दौरान ही धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। मतलब पुनर्जागरण काल के दौरान ही जो है वो धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ और इसी के अंतर्गत यह देखा गया कि चर्च एवं पोप के अंदर जितने भी बुराइयां विद्यमान थे उन सभी को जो है वो समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं यह एक आपका पुनर्जागरण काल की बड़ी विशेषता बन जाती है कि पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन चला, ईसाइयों में धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई और चर्च और पोप जितने भी भ्रष्ट थे, जितनी भी उनमें बुराइयाँ थी, त्रुटियाँ थी, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। तीसरा विशेषता क्या है? मानवतावादी गुणों का विकास हुआ। मानवतावादी गुणों का विकास हुआ यानी कहने का मतलब ये है कि पुनर्जागरण काल के दौरान लोगों में जो है वो नैतिक गुणों का विकास हुआ, मानवीय गुणों का विकास हुआ, एक व्यवहारिक ज्ञान की जो है वो विकास होती है। फोर्थ पॉइंट आपका हो जाता है उद्योग, साहित्य, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी एवं अन्य सेवाओं में भी विस्तार हुआ। यानी पुनर्जागरण काल के दौरान जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हुआ, साहित्यिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई, तकनीकी क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई। इस तरह से अन्य कई क्षेत्रों में जो है वो विकास देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। उम्मीद करते कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पुनर्जागरण काल की विशेषता इस प्रकार से आप निष्कर्ष में यहाँ से लिख सकते हैं। निष्कर्ष हमने नहीं लिखा, आपको खुद से लिखना है। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि इस प्रकार इन उपर्युक्त तथ्यों से हमें यह स्पष्ट होता है कि पुनर्जागरण काल के दौरान जो है वो यूरोप में काफ़ी विकासात्मक कार्य हुए, जिसके कारण 14वीं से 17वीं सदी के दौरान जो है यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो संतुष्टिजनक प्रगति देखने को मिला। अब आगे देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, कि पुनर्जागरण काल के महत्व एवं प्रभाव पर प्रकाश डाले। यानी कि पुनर्जागरण काल जो है ना, उसका महत्व क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उस पर आपको प्रभाव डालना है, प्रकाश डालना है कि नहीं, उसका वर्णन करना है। तो या तो क्वेश्चन आपको पूछ देगा पुनर्जागरण काल के महत्व पर प्रकाश डाले या फिर प्रभाव पर प्रकाश डाले, दोनों का आंसर जो है एक जैसा होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फिर हम जो है वो इंट्रो बांधने का प्रयास किए हैं कि यूरोप के 14वीं से 17वीं सदी तक के काल को जो है वो यूरोप का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इस काल के दौरान यूरोप में काफ़ी प्रगति व बदलाव हुई जो इस पुनर्जागरण काल के महत्व एवं प्रभाव को प्रस्तुत करता है। जहाँ तक पुनर्जागरण काल के महत्व एवं प्रभाव का प्रश्न है तो उसे निम्न तरीके से समझा जा सकता है। देखिए नंबर 1 क्या है, इसका प्रभाव, इसका महत्व। इस पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोप में विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। यानी पुनर्जागरण काल के दौरान जो है वो यूरोप में विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति होती है। फलस्वरूप अंधविश्वास, कट्टरता एवं असहिष्णुता का विरोध किया गया। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, दर्शन के क्षेत्र में प्रगति हुई, तो इससे क्या हुआ, लोगों में जो अंधविश्वासिता था, जो रूढ़िवादिता था, वो खत्म होने लगा। जो लोगों में कट्टरता का भाव बना हुआ था वो समाप्त होने लगा। यह सहिष्णुता का जो है विरोध किया जाने लगा। इसके अलावे प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान,
गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुआ। मतलब ये पुनर्जागरण काल के दौरान जो है वो विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में प्रगति हुआ। तो विज्ञान में आपका बहुत प्राकृतिक विज्ञान हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, गणित विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, औषधि विज्ञान हो गया। तो कहीं ना कहीं यह आपका यूरोप के पुनर्जागरण काल की जो है एक काफ़ी बड़ा महत्व है, एक बड़ा प्रभाव है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसका प्रभाव कला के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से देखा जाता है, क्योंकि चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला आदि कलाओं में काफ़ी प्रगति हुई। तीसरा, मानववाद या मानवतावाद, ह्यूमनिज्म के क्षेत्र में हुए बदलाव इस पुनर्जागरण काल के एक महत्वपूर्ण महत्व को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इससे मानव के नैतिक गुणों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया। चौथा पॉइंट यदि हम लोग बात करें तो चौथा पॉइंट आपका है कि 14वीं सदी से पहले नाम मात्र का साहित्य लिखा जाता था। यानी 14वीं शताब्दी से पहले यदि देखा जाए तो नाम मात्र का साहित्य लिखा जाता था, किंतु अब बड़े पैमाने पर आधुनिक भाषा लैटिन एवं यूनानी में जो है वो साहित्य की रचना होने लगी और लोग पढ़ने में रुचि भी रखने लगे। इसके अलावा जो है वो धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषा में भी लिखा जाने लगा, जिससे लोग और ज़्यादा पढ़ने में रुचि लेने लगे और साहित्य की रचना जो है बड़े पैमाने पर होने लगा। पांचवा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि इस पुनर्जागरण काल के दौरान छापाखाना का विकास हुआ, कागज़ का विकास हुआ, बारूद का खोज किया गया, कुतुबनुमा का खोज किया गया, एस्ट्रोलेब का खोज किया गया, भारतीय अंक पद्धति का विकास हुआ आदि कई चीज़ों का आविष्कार हुआ, विकास हुआ। तो कहीं ना कहीं ये पुनर्जागरण काल की एक बड़ी महत्व है, एक बड़ा प्रभाव है। अब देखिए निष्कर्ष में लिखें, अतः इन उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि यह काल एक वैज्ञानिक विकास एवं प्रगति का क्रांतिकारी युग था। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये 3 नंबर में पूछ सकता है कि पुनर्जागरण काल में विज्ञान एवं दर्शन की स्थिति पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट देख रहे हैं। प्रेज ऑफ द फॉली इरेस्मस की प्रमुख पुस्तक है। उसके बाद सर्वांतेज की प्रमुख पुस्तक डॉन क्विक्सिट है, जो एक स्पेन के प्रसिद्ध लेखक थे। ये सर्वांतेज जो है, ठीक है, वो स्पेन के प्रसिद्ध लेखक थे। खगोल शास्त्र पर रचित पुस्तक अल्मजेस्ट्रॉलमी की पुस्तक है, जो कि यूनानी भाषा में था। आगे हम लोग देखते हैं, मनुष्य के शरीर को चीर फाड़ कर सूक्ष्म अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति आंड्रियस वेलेसियस थे, जो कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। यूरोप में प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का प्रवर्तक रोजर बेकन को माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का आंसर तो पूरा नहीं हो रहा है कि पुनर्जागरण काल में विज्ञान एवं दर्शन की स्थिति क्या थी, लेकिन हाँ यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ सकता है। जैसे प्रेज ऑफ द फॉली किसकी पुस्तक है, उसी प्रकार से डॉन क्विक्सिट आपका जो है वो किसकी पुस्तक है। उसके बाद अल्मजेस्ट जो है वो किसकी पुस्तक है, किस विषय से संबंधित है। मनुष्य के शरीर को जो है चीड़ फाड़ कर सूक्ष्म अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि बड़ा क्वेश्चन हम लोग यदि बात करें तो आपका फिर आ जाता है कि पुनर्जागरण काल के उदय होने के किन्हीं 2 कारणों की चर्चा करें, है ना। किन्हीं 2 कारणों की चर्चा करें। ये 3 नंबर के लिए होगा, लेकिन जब 5 नंबर में होगा तो आपको 4-5 रीजन बताना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर इंट्रोफिरम लिखने का प्रयास किए दोस्तों। पुनर्जागरण 2 शब्दों के मेल पुनः जोड़ जागरण से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ फिर से जागना होता है। अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में जो होने वाली प्रगति था, उसी प्रगति को देखते हुए उन्हें एक पुनर्जागरण शब्द का नाम दिया गया, ठीक है, जो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक चला। इसी काल को यूरोप का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। उपरोक्त संदर्भ में जहाँ तक यूरोप में पुनर्जागरण काल के उदय होने का प्रश्न है, तो उसे निम्नांकित बिंदुओं से जो है वो समझा जा सकता है। अब इसके लिए 5 कारक जो है वो प्रमुख है। पहला कुस्तुनतुनिया, ठीक है, दूसरा धर्मयुद्ध, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चौथा अन्वेषण और 5वां सामंतवाद का पतन, है ना। 5वां आपका क्या हो गया? सामंतवाद का पतन। ठीक है, अब एक एक करके इस पॉइंट को जो है डील करते हैं। पहला हो गया कुस्तुनतुनिया का पराजय। पहला क्या हो गया? कुस्तुनतुनिया का पराजय। देखते हैं इस पॉइंट में, देखिए होता क्या है कि 1493 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया, जिसको कॉन्स्टेंटाइन महान के द्वारा बसाया गया था, इस पर क्या करता है? तुर्कों ने कब्जा कर लिया।
अब तुर्कों ने जब इस पर कब्जा कर लिया तो अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब अत्याचार करना शुरू कर दिया तो ये बचने के उद्देश्य से जो है कुछ दुनिया के जितने भी विद्वान साहित्यकार एवं कलाकार थे वो भागने लगे और भाग कर यानी प्रवास कर जो है वो इटली आ पहुँचे। जब इटली पहुँचे तो यहाँ आकर जो है इन्होंने कई रचनात्मक कार्य करना शुरू किया, जिसके कारण जो है वो साहित्य के क्षेत्र में जो है वो प्रगति हुआ, काफ़ी ज़्यादा विकास होना शुरू हो गया, जिससे पुनर्जागरण काल का जो है वो उदय माना जाता है। दूसरा पॉइंट आपका धर्मयुद्ध। आपको पता है टर्म 1 में पढ़ाए हैं कि मध्यकाल में जो है वो 1095 से लेकर 1291 ईस्वी के बीच ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच जो है वो काफ़ी संघर्ष चला और 7 युद्ध हुआ। 7 बार जो है वो धर्म युद्ध हुआ। इस युद्ध का यदि हम लोग बात करें, ठीक है, इस युद्ध के कारण जो है वो दोनों धर्मों की संस्कृतियों में आदान प्रदान हुई। मतलब ईसाई धर्म और जो आपका इस्लाम धर्म था, जब दोनों लड़ता था तो कुछ ईसाई धर्म इस्लाम धर्म से ग्रहण किया, कुछ इस्लाम धर्म जो है वो ईसाई धर्म से ग्रहण किया, और इससे जो है वो यूरोप के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुआ। यानी कि जो भी ईसाई लोग इस्लामिक देशों से अगर अरब वगैरह से लड़ाई किए, यहाँ से कुछ कुछ चीज़ों को ले जाकर अपने क्षेत्र में विकसित किया। जैसे अरब, जिसको भारत अंक पद्धति कहा जाता है, उसको अरब अंक पद्धति भी कहा जाता है, तो उसको ये लेकर रोम आए, इटली लेकर आए और यहाँ पर जो भारतीय अंक पद्धति का प्रयोग किए। इससे पहले वहाँ पर जो है वो रोमन अंक चलता था, जिसको आज हम लोग भी प्रयोग करते हैं। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी पुनर्जागरण काल के उदय का एक मुख्य कारण है। यूरोप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लिया था। अब जब इसका आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ तो कहीं ना कहीं इनका विकास होना प्रारंभ हो गया, ये नए नए विकास करने लगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपका जो पुनर्जागरण काल की शुरुआत हो जाती है। चौथा आपका हो गया अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च, खोज करना, अनुसंधान करना। तो यूरोप के आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाने के कारण वो खोज और अन्वेषण कार्य में रुचि लेने लगा, और यही कारण है कि यूरोप के लोग जो है वो भारत, अमेरिका, ब्राज़ील जैसे कई देशों की खोज करने लगे, मतलब भौतिक खोजों पर जो है वो बल देने लगे। उसी प्रकार से लास्ट पॉइंट आपका है कि सामंतवाद का पतन। देखिए, सामंतवाद के पतन के पश्चात यूरोप में कृषि, व्यापार, उद्योग, साहित्य, कला आदि में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुआ, काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ, जो कि पुनर्जागरण काल को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम लोग यह देखें कि पुनर्जागरण काल के उदय होने के 5 कारण है कि नहीं। हालांकि आज यदि 2 नंबर का 3 नंबर का पूछेगा, ठीक है, तो आपको 2 कारण पूछेगा, ठीक है। आज यदि 5 नंबर का पूछता है तो 5 पॉइंट को याद रखना है। और इसी तरह से दोस्तों जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो इसी तरह से आपको डायग्राम जो है वो बना लेना है, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है वो डायग्राम बना लेना है, ताकि आपका नंबर जो है वो काफ़ी अच्छा उठे, सबसे कॉपी अलग लगे। तो ये आपका 2 वीडियो बन गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि आप अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर जो है पार्ट 1 देख लीजिए, ये आपका पार्ट 2 है। और इस क्वेश्चन को धीरे धीरे ना आप लोग अपना नोट्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। कम से कम लिखने के क्रम में आपको एक बार याद हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को जो है वो बार बार देखें, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आप इसको नोट कर ले। यदि बार बार देखना पसंद नहीं करते तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन रूप दे सकें। चलिए, हमारे लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।